नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए कुछ साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसका पहला भाग फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। तो आप सब अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। उसी के बाद जो है ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या कह रहा है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी, जल, प्रकाश या रेत। तो हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो मिट्टी। जल संवर्धन जो होता है वो पौधों के कर्षण की एक विधि होती है जिसमें वो मिट्टी का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच में जो है क्या, एक जीवाणु, एक फंगस, लीवर बर्ड, फर्न। तो गाइस हम आपको बताते हैं लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल, ठीक है, कवक को ही फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस। कवक और शैवाल के संयोजन से ही लाइकेन बनता है। लाइकेन जो होता है वो जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसका मतलब जहाँ पे प्रदूषण होता है तो वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाता है। तो ये एक तरीके से लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का एक सूचक है, जिससे हम सबको पता चल जाता है कि लाइकेन जिस जगह नहीं पाया जाता तो समझ में आता है कि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में आए दिन जब देखते हैं, कोलकाता में प्रदूषण फैला ही रहता है, मुंबई सब में, ठीक है, महानगरों में कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण फैलाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए लौंग, बी चीक, सी जायफल और डी जो है धनिया, बी आपका दिया है जीरा। ठीक है, तो हम आपको गाइस बताते हैं फूल की कली से जो होता है वो लौंग जो होता है वो फूल की कली से मसाले को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए लौंग। ठीक है गाइस, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन ने किया। जीन पद का चयन किसने किया? ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डी वाइस, टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू जोहानसन। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा वो डब्ल्यू जोहानसन होगा। जीन का प्रयोग जो है, जीन शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जोहानसन ने किया था। इसका मतलब इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हम आपको बता दें विद्युत धारा जो होता है वो एम्पियर, इसको आई से हम दिखाते हैं, इसका मात्रक एम्पियर, और जो क्यू होता है वो हमारा आवेश होता है, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलॉम। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी, या क्यू को अगर बस हमें लिखना हो तो लिखेंगे क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, जब ये इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है एरोसॉल को बनाने में, एरोसॉल स्प्रे बनाने में, विलायकों के रूप में, प्रशीतकों के रूप में, इनमें से सभी में। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो इन सभी में यूज़ होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, या भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, या केवल रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। मोमबत्ती जब जलता है तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है गाइस, अब पता चल गया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। 83 क्वेश्चन। आप किसी ऊनी कालीन पर चलते समय अपनी उंगली को दरवाजे पर लगे किसी धातु के हैंडल के समीप ले जाएं, तो एक विद्युत झटका लगता है। आपने कभी फील किया होगा जब आप अचानक से किसी मतलब दरवाजे से लड़ जाते हो या
क्या नाम है, आप चेयर से लड़ जाते हो, कुर्सी से लड़ जाते हो, तो आपको लगता है कि जैसे करंट सा लगा, तो वो झटका लगता है, क्योंकि वो आवेश जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है हमारे शरीर से। हैंडल या दरवाजे का जो किनारे वाला होता है, उससे हम उस पर हमारा आवेश स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण हमें झटका लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। आपके शरीर से आवेश जो होता है वो हैंडल पर स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण हमें झटका लगता है। ठीक है गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने पर बनता है। तो अम्ल और क्षार को बनाने में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लवण व जल बनता है, और यही जो लवण और जल बनता है अम्ल और क्षार से, तो ये पूरी प्रोसेस मतलब अभिक्रिया जो कहलाती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही याद रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक व जल। नमक को ही लवण कहते हैं और जल तो है ही। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित घोलों में से कौन सा या कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल परिवर्तित नहीं करता है? तो हम आपको बताते हैं, जो अम्ल होता है ना, वो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कौन नहीं करता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो क्षारक घोल हो गया। अम्ल जब करता है, लवण तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन करता है? क्षारक लवण। इसका मतलब क्षारक जो होता है वो कभी कभी साधारण लवण भी कराता है, लवण भी कराता है। तो इसका मतलब बी, 2 और 3, क्षारक घोल भी करता है, साधारण लवण घोल भी करता है। 85 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हीरोडिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजन या सीरोटोनिन। तो हम इस बताते हैं, इसका राइट आंसर हेपेरिन होगा। हेपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट का वर्क करता है। ठीक है, तो गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, कृषि की एक शाखा एप्रोनॉमी जो है वो किससे संबंधित है? फसल पौधों के प्रजनन, क्षेत्र व्यवस्था के नियम, फसल उत्पादन के नियम और पालन, या रोग और नाशक जीव से फसल को सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस 87 का? सी, फसल उत्पादन के नियम और पालन के लिए। फसल नियम और पालन के लिए ये जो है एग्रोनॉमी वो संबंधित होती है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो आप या पढ़े होंगे कभी, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की कमी से होता है, सॉरी नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो अगर हमारे शरीर में, किसी के शरीर में नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाती है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाती है, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम में, इसमें हमारा जो रोगी होता है उसमें उसका शरीर जो होता है वो एकदम नीला पड़ जाता है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रेट, डी। 88 का राइट आंसर डी होगा। फिर 89, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो आप बताइए, कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना। तो हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर रेटिना होगा। किसी हमारी आँख पर मनुष्य का प्रतिबिंब, किसी या कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, हमारी रेटिना पर बनता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हम बता रहे हैं, मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम। अगर 23 जोड़े कहीं पे लिखा रहे तो आप उसको टिक करिए, नहीं तो आप 46 लिखिए। 23 जोड़े मतलब 23 × 2, इसका मतलब 46। या तो 23 जोड़े लिखा रहे तो उसको उस पर टिक करिए, अगर ये न दिया रहे तो आप 46 लिखिए। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से या सब्जी की खेती से। तो हम आपको बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है वो बिजली संयंत्र से होता है। किससे? बिजली संयंत्र से। ठीक है गाइस, इसका मतलब इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अधिकतम ऊर्जा किस में है? आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट में 70 to 75% ऊर्जा रहती है और वसा में जो है वो 15 to 20 नियर अबाउट इतने ही जो होती है वो ऊर्जा होती है। इसलिए आप अब समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ना तो प्रोटीन होगा, ना वसा होगा, ना ही विटामिन होगा। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट में, सबसे अधिकतम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में होती है। जैसे आलू, चावल, इन सबसे ऊर्जा अधिक मिलती है क्योंकि इन सब में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। के किस मान के लिए 4x² - kx + 9 = 0 के मूल समान होंगे? तो हम आपको बताते हैं कि अगर मूल हमारा समान होता है ax² + bx + c = 0 के लिए, अगर मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्तिकर जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac, ये क्या हो गया, = 0। जब ये 0 हो गया है b² - 4ac, तो हम देख रहे हैं कि b की जगह क्या है, k² - 4ac, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9 = 0। तो k² = 4 × 4 × 9। अब k = 4 × 3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, इट मीन्स k = 4 × 3 12। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, 12 होगा दोनों। हाँ, क्योंकि हमारा मूल समान है तो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस होगा, लेकिन दो मूल दोनों समान है तो इसका मतलब 12। ठीक है, एक हमारा आ गया 12 और दोनों समान है तो इसका मतलब दूसरा भी 12 ही रहेगा। इसका मतलब 93 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। यदि 14c n + 2 = 14c n - 2 हो तो बता रहा दोनों इक्वल हो तो n का मान क्या होगा? तो हम आपको बताते हैं कि अगर हम जानते हैं कि जो हमारा क्रमचय या इसको कम्बिनेशन बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे 14 n = 7 ले लें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14c, या अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये n + 2 है तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 इट मीन्स 9 = 14c। यहाँ पे n - 2 है, अगर ये n जो है वो 7 होगा तो 7 - 2 इट मीन्स 5। अब समझ में आ गया, 14c 9 = 14c 5। ठीक है गाइस, 14c 9 = 14c 5। तो हम आगे देखते हैं, 14c 9 का मतलब 14 - 9 इट मीन्स 5 और 9 फैक्टोरियल तो था ही, 14 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये तो था ही हमारा 14c 5। फिर इसके बाद क्या होगा, 14 - 5 मीन्स 9 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल है। इसका मतलब n = 7 के लिए जो है वो दोनों इक्वल होगा क्योंकि हमारे बीच में इक्वल टू साइन लगा हुआ है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। यदि साइन इनवर्स x = थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? चलिए हम निकाल के देखते हैं। साइन इनवर्स x = थीटा हो तो x मतलब साइन थीटा, और हम जानते हैं कि cos x क्या होता है, 1 - sin² x cos² x। ठीक है, तो cos x क्या होगा, √1 - sin² x, और हम जानते हैं x बराबर क्या था, साइन थीटा, तो मतलब 1 - x²। ठीक है, ये हमारी cos x की वैल्यू आई है, किसकी, cos x की। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा जो है वो पूछा है cosec x की, और sec x जानते हैं 1/cos x होता है, इट मीन्स 1/√1 - x²। अब ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, अर्थात इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं 96 क्वेश्चन। दीर्घवृत्त एलिप्स 3x² + 4y² = 12 के नाभिलंब जीवा की लंबाई, चलिए हम इसको इसके फॉर्म में ले देते हैं। 3x² / 12 + 4y² / 12 = 12/12। ये 1 हो गया, ये हो जाएगा x² / 4
प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया इक्लिप्स वाला फॉर्म का हो गया। ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर। इसका मतलब ये बी स्क्वायर की वैल्यू 3 और ए स्क्वायर बराबर 4। इट मीन्स ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 और बी स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि नाभिलम जीवा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है 2b स्क्वायर बाई ए। हमने देखा था बी स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 3 थी और ए स्क्वायर इक्वल टू 4 था। तो ए स्क्वायर जब 4 है तब ए बराबर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे रख दे 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 3। अब आप देख लीजिए 3 कौन सा है, बी ऑप्शन है। 96 का राइट आंसर क्या होगा 96 का राइट आंसर बी। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं 97 क्वेश्चन। लिमिट एक्स क्यू माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर एक्स टेंस टू 2 का मान क्या होगा। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। हम ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, ए भी होता है प्लस ए बी और नीचे तो एक्स माइनस 2 था ही। इट मीन्स एक्स माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, इतनी बचा और वेयर एक्स टेंस टू 2। ठीक है, तो आप 2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए एक्स की जगह। इट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर मतलब एक्स बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 12 और 12 देखिए आपका दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 97 का बी आंसर। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। यदि x इक्वल टू वाई इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई हो तो डी वाई बाई डी एस का मान निकालिए। तो हम आपको बताते हैं कि आप सिंपली यहाँ लॉग ले लीजिए, वाई लॉग एक्स पावर वाई इक्वल टू लॉग जो होगा क्या होगा लॉग एक्स पावर वाई इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स माइनस वाई। अब ई जो होता है वो हम जानते हैं लॉग ई बेस ई जो होता है वो 1 होती है। तो क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1। ठीक है, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एस का मान जो होगा वो क्या आएगा, हम आपको बता देते हैं 98 का जो होगा वो राइट आंसर डी होगा, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके गाइस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब एक्स का मान क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, जब एक्स का मान जो होगा 60 होगा। ठीक है, कैसे बताते हैं, ये देखिए √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या तो आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए, ठीक है, या इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि हम लिख देंगे √3 साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर क्या आएगा माइनस √3। ठीक है, तो माइनस √3 तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये आपका जो एक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 60 एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा 99 का ए होगा 60 डिग्री। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 99 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 to 1 लिमिट इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका राइट आंसर जो है होगा वो सी आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अगर ये आपके लिए हेल्प करेगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो कृपया करके आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।